बहू की नौटंकीबाजी। एक बार की बात है, एक लड़की थी जिसका नाम मंजू था। मंजू बहुत खुशमिजाज और अक्लमंद लड़की थी। उसके घर में सब उसे बहुत पसंद किया करते थे, क्योंकि वो घर में सबसे छोटी थी, इसलिए सबकी लाडली भी थी। आज उसके कॉलेज का आखिरी दिन था। यार बताओ, 3 साल गुजर गए, पता ही नहीं चला हमारे कॉलेज का आखिरी दिन आ गया। हाँ यार, वही तो, समय कितनी जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। पता नहीं अब हम लोग कब मिलेंगे। मुझे तो ये सोचकर रोना आ रहा है। अरे तुझे तो बस मौका चाहिए रोने का। कॉलेज खत्म हो रहा है तो क्या हमारी जिंदगी थोड़ी खत्म हो रही है। हम तो मिलते रहेंगे। हाँ और क्या, रानी सही कह रही है। कॉलेज के बाद भी हम लोग तो मिलते ही रहेंगे। चलो अच्छा, मैं चलती हूँ, बाय बाय। मंजू भी इमोशनल थी, पर उसने किसी को ये दिखाया नहीं और नम आंखों के साथ अपने घर चली गई। घर पहुंचकर उसने देखा कि कुछ लोग बैठे हुए हैं। नमस्ते। तेरा आज कॉलेज का आखिरी दिन था ना? हाँ था तो, पर ये लोग कौन है जो बाहर बैठे हैं? इनको मैंने कभी देखा नहीं। मैंने तुझे बताया था ना, कॉलेज पूरा होते ही तेरी शादी करा दूंगी। तो ये तेरे रिश्ते के लिए आए हैं, लड़के वाले हैं। अच्छा, आप तो कुछ ज्यादा ही फास्ट निकली। उसके बाद मंजू तैयार होकर बाहर उन लोगों के सामने जाकर बैठती है और बातें करती है। वो लोग मंजू को और मंजू उस लड़के को पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी तय हो जाती है। बहुत बहुत मुबारक हो बहन जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। मंजू अपनी सहेलियों को फोन करके अपनी शादी तय होने की बात बताती है और फिर वो लोग अगले दिन मिलने का प्लान बनाते हैं। यार मंजू, तेरे घर वाले तो 5G से भी ज्यादा फास्ट निकले। जिस दिन कॉलेज खत्म हुआ उसी दिन शादी तय कर दी। हाँ यार राधा, तू सही कह रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था जब इसने बताया। अब यकीन हो या ना हो, मेरी शादी तो तय हो गई है और 2 महीने बाद हो भी जाएगी। तो यानी अब तू उनके घर की बहू बनने वाली है, और बहू बनने का मतलब है कि तेरी सास भी होगी। और ये तो तू जानती ही है कि सास नाम का प्राणी कितना खतरनाक होता है। हाँ, सास बहू का रिश्ता तो ऐसा समझो जैसे सांप और नेवले का। क्या तुम लोग कुछ भी बकवास करते हो? बकवास नहीं, हम सही कह रहे हैं। मेरी बड़ी बहन है ना, उनकी शादी को 5 साल हो गए हैं। वो मुझे बताती हैं, उनकी सास इतनी खतरनाक है ना कि बस पूछो मत। उनका जीना दूबर करके रखा हुआ है। 1 मिनट भी सांस नहीं लेने देती है उनकी सास। सांस नहीं लेने देती? वाह। हाँ, हंस ले। कुछ समय में तुझे भी पता चल जाएगा कि ये सास कैसी होती है। वैसे तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे अच्छी सास मिले, लेकिन सच्चाई तो यही है कि अच्छी सास एक मिथ्या है। राधा और रीना की बातें सुनकर मंजू के दिमाग में सास की एक अलग ही छवि बैठ जाती। फिर वो ध्यान करती है कि कैसे उसकी माँ भी कभी कभी अपनी सास की बुराई करती थी। अब वो पूरी तरह से मान लेती है कि सास बुरी ही होती है। समय गुजरता जाता है और शादी का दिन आ जाता है। बेटी, अपना ख्याल रखना और ससुराल को अपना घर समझना और अपनी सास को अपनी माँ समझना। ऐसा करने से तुझे कभी मायके की याद नहीं आएगी। और बेटा दीपक, मेरी बेटी का ख्याल रखना। इसकी आंखों में आज के बाद कभी आंसू ना आए। जी माँ जी। मंजू शादी करके दीपक के घर आ जाती है। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ होता है, लेकिन उसके दिमाग में जो सास की एक छवि बैठ गई थी वो नहीं जाती, और इसलिए वो अपनी सास को एक नागिन और अपने आप को नेवला समझने लगी थी। बेटी जरा चाय बना लाओ। जी माँ जी, लाती हूँ। ऐसी चाय दूंगी कि दोबारा मांगेगी ही नहीं। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। रचना जैसे ही उस चाय का एक घूंट लगाती है तो फौरन थूक देती है और कहती है, अरे मंजू, तुमने तो इसमें चीनी की जगह नमक डाल दिया है। अरे सॉरी माँ जी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। चल कोई बात नहीं, दूसरी बना ला। जी, मुझे तो लगा था कि अब ये चाय नहीं पिएगी, ये तो दूसरी बनाने को कह रही है। मंजू रसोई में जाती है और इस बार बिना दूध की चाय बनाकर लाती है। ये लीजिए माँ जी, आपकी चाय। अरे ये क्या, ये तो काली चाय है। तुमने इसमें दूध नहीं डाला क्या? ओह, मैं तो दूध डालना ही भूल गई।
वही मैं कहूँ कि मुझे लग तो रहा था कि चाय में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मेरे समझ ही नहीं आया कि क्या गड़बड़ है। ये सुनकर रचना को कुछ शक होता है कि मंजू जानबूझकर चाय में गड़बड़ कर रही है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती और काली चाय पी लेती है। फिर शाम में दीपक ऑफिस से वापस आता है तो वो उसके सामने बिल्कुल सही रहती है और हर काम परफेक्ट करती है। कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहता है। मंजू ये सब करती रहती है और रचना को हमेशा लगता है कि ये धोखे से हो रहा है। पर फिर एक दिन, बहू जा बाजार से जाकर सब्जी ले आ। क्या लेकर आऊं? आलू, मटर और मेरे लिए कद्दू। ठीक है। मंजू बाजार जाती है, आलू और मटर खरीदती है, पर कद्दू जानबूझकर छोड़कर चली आती है और घर पर आकर कहती है, माँ जी आलू और मटर तो मिल गया पर कद्दू नहीं मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? कद्दू का तो सीजन चल रहा है, चारों तरफ कद्दू ही कद्दू बिक रही हैं, तो कद्दू कैसे नहीं मिला? तो आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो ये कह रही हूँ कि कद्दू का सीजन है तो कद्दू मार्केट में है क्यों नहीं? ये तो मुझे नहीं पता। चलिए फिलहाल मैं आलू मटर बना लेती हूँ, आप भी वही खा लीजिएगा। मंजू किचन में आलू मटर बनाने चली जाती है। उसके बाद रचना वहाँ से उठती है और मंदिर जाने के लिए घर से निकल जाती है। ओहो, उम्र बढ़ती जा रही है तो साथ में जोड़ों का दर्द भी बढ़ता जा रहा है। हरि ओम हरि ओम। रचना हरि ओम जपती हुई जा रही होती है। तभी वो देखती है कि रास्ते में हर तरफ कद्दू बिक रहे हैं। कद्दू बिकते देखकर वो सोचती है कि ये क्या, बाजार में कद्दू तो बिक रहे हैं, तो मंजू ऐसा क्यों कह रही थी कि उसे कद्दू कहीं नहीं मिला? कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजू जानबूझकर कद्दू ना लाई हो क्योंकि वो मैं खाना चाहती थी? पर वो भला ऐसा क्यों करेगी? रचना मंदिर से होकर वापस भी आ जाती है, पर उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मंजू ने ऐसा क्यों किया। अब उसके समझ में आ रहा था कि शायद मंजू जानबूझकर ऐसी नौटंकियां कर रही है जिससे रचना को तकलीफ हो। मंजू अगर जानबूझकर ये नौटंकी कर रही है, कोई तो बहुत गलत बात है। मुझे दीपक को बताना चाहिए, लेकिन नहीं, वो मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। पहले मुझे पूरी तरह से इस बात को पक्का करने के लिए 1-2 टेस्ट करने होंगे। रचना इस बात को पक्का करने के लिए मंजू को कुछ काम देती है और छुपकर उसकी वीडियो बनाती है। बेटी मंजू, बाहर कुछ पौधे लगे हैं तो उनमें पानी डाल दे, खास तौर पर वो जो गुलाब का फूल है ना, उसमें। वो मेरा फेवरेट पौधा है। ओके माँ जी। मंजू बाहर पानी डालने जाती है और रचना फटाफट भागते हुए छत पर जाती है और उसकी वीडियो बनाने लगती है। मंजू बाकी सारे पौधों में तो सही पानी डालती है, पर गुलाब के पौधे पर इतनी तेज पानी डालती है कि वो टूटकर गिर जाता है। माँ जी, मैंने पानी तो डाल दिया सारे पौधों में, बट आई एम सॉरी, मुझसे धोखे से आपका ना वो पौधा टूट गया। चल कोई बात नहीं, दूसरा लग जाएगा। उसके बाद रचना मंजू से हल्दी वाला दूध बनाने को कहती है। बेटी मंजू, आज मंदिर जाते टाइम पैर में मोच आ गई थी, जरा जाकर हल्दी वाला दूध तो ले आ मेरे लिए। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। मंजू किचन में जाती है, पर हल्दी वाला दूध लाने के बजाय वो दूध में मिर्च मिला देती है और रचना को लाकर देती है। रचना ने इसकी भी वीडियो बना ली थी। अरे ये हल्दी वाला दूध लाल क्यों है? अरे माँ जी, मुझसे फिर से गलती हो गई। मैंने हल्दी की जगह मिर्च डाल दी और ध्यान भी नहीं दिया, और अब दूध भी नहीं है जो मैं दूसरा हल्दी वाला दूध बना करके लगा दूं। चल कोई बात नहीं। उस दिन जब शाम को दीपक ऑफिस से वापस आता है तो रचना उसको सारी बात बताती है और वीडियो भी दिखाती है। माँ, मुझे ये पहले से पता है, मैंने उसे समझाया भी, पर वो है कि समझती ही नहीं। उसे लगता है कि दुनिया की सारी सास बुरी होती है तो उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए। ओफो, तो वो इसलिए ये सब कर रही है? तब तो फिर उसे गलत साबित करना पड़ेगा, क्योंकि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से दिया जाता है। हाँ माँ, पर आप ये करोगे कैसे? अच्छाई करने के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। उस दिन से रचना मंजू के गलत कामों को इग्नोर करके उसके लिए अच्छा करने लगती है। जैसे जब वो नहाने जाती है तो उसके कपड़े प्रेस कर देना, उसके लिए चाय बना देना, उसका पसंदीदा सीरियल टीवी पर लगा देना,
ये सब देखकर मंजू को अपने अंदर थोड़ा अजीब लगता है, पर फिर भी वो इस बात पर यकीन नहीं कर पाती कि उसकी सास असल में अच्छी है। अरे ये मेरी सास को अचानक क्या हो गया? बुरा तो इन्होंने मेरे साथ कभी किया नहीं, लेकिन अब तो कुछ ज्यादा ही अच्छा कर रही है। मुझे अब इनके साथ कुछ भी बुरा करने में गिल्ट महसूस हो रहा है। वो अपनी दोस्त राधा को फोन लगाती है। हेलो राधा, क्या हालचाल है तेरा? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, तू बता। मैं भी बढ़िया हूँ, पर तुझसे एक बात करनी थी। हाँ बता। जैसा कि तुम लोगों ने बताया था कि सास बहुत बुरी होती है, मैंने ससुराल में आते ही नौटंकियां शुरू कर दी थी। मेरी सास का कोई भी काम सही से नहीं किया। पर यार मेरी सास तो अब मेरे साथ बहुत अच्छा कर रही है। मतलब मेरे लिए चाय बनाती है, मेरे कपड़े इस्त्री कर देती है। ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे समझ ही नहीं आ रहा। अरे ये सासें ऐसी ही होती हैं। ये शुरू शुरू में तेरे साथ अच्छा करेंगी ताकि तू इनको अच्छा समझे, पर जैसे ही तू इनके साथ अच्छाई शुरू करेगी तो ये अपना रौद्र रूप दिखाएंगी तुझको। हाँ, तू सही कह रही है। मंजू इस बार सीधे रास्ते पर जा रही थी, पर उसकी सहेली ने एक बार फिर उसे गलत रास्ते पर पहुंचा दिया था। मंजू को अपनी सहेली राधा की बात बिल्कुल सही लगी थी कि ये उसकी सास की नौटंकी है। वो अपनी सास के साथ अच्छे कामों के बावजूद अपनी नौटंकी और अपने बुरे काम नहीं छोड़ती है। फिर एक दिन, मैं मायके जा रही हूँ। अच्छा बेटा, आराम से जाना। जी माँ जी। मंजू जैसे ही अपने ससुराल से मायके जाने के लिए निकलती है तो थोड़ी ही दूर जाकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उसके ससुराल और मायके वाले सभी लोग अस्पताल में जमा हो जाते हैं। हाय मेरी बच्ची को क्या हो गया? देखिए, पेशेंट का बहुत खून बह गया है, हमें खून चाहिए होगा। आप लोगों में से कौन खून दे सकता है? सब लोग चुपचाप खड़े होते हैं, पर रचना अपना हाथ उठाकर कहती है, मैं दूंगी अपनी बहू को खून। ठीक है, आइए आपका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। रचना का ब्लड टेस्ट किया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप मंजू से मैच हो जाता है। रचना मंजू को खून देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है। मुबारक हो, आपकी बहू सही सलामत है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मंजू को होश आता है और सब लोग उससे बात करते हैं। मंजू मेरी बच्ची, मैं तो बहुत घबरा गई थी, पर तू बहुत भाग्यशाली है कि तुझे इन जैसी सास मिली है। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी सास ने ही तो तुझको खून दिया है जो तेरी जान बच पाई। ये सुनते ही मंजू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैंने आज तक हमेशा आपको गलत समझा और आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करी, क्योंकि कुछ लोगों ने मेरे कान भर दिए थे कि सारी सासें बहुत बुरी होती हैं। पर आज मैं गर्व से कह सकती हूँ कि हर सास बुरी नहीं होती। मेरी सास देवी है। नहीं, मैं देवी नहीं हूँ। मैं तो बस एक आम औरत हूँ, तुम्हारी सास हूँ। पर हाँ, ये बात सच है कि हर सास बुरी नहीं होती है। और बात सिर्फ सास बहू के रिश्ते की नहीं है। हर रिश्ते में ऐसा होता है कि अगर एक तरफ से अच्छाई दी जाएगी तो दूसरी तरफ से भी अच्छाई ही मिलेगी। ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। उस दिन से रचना और मंजू हमेशा मिलजुल कर रहते हैं और समाज के लिए एक परफेक्ट सास बहू की जोड़ी का उदाहरण बनते हैं।